गुड मॉर्निंग। कल अपने ने देखा था संस्था के कार्य, उसमें कार्य विशिष्टीकरण, विभाग विभाजन, आदेश कड़ी, नियंत्रण विस्तार, केंद्रीकरण और औपचारिकीकरण। उसके बाद आता है संस्था की संरचना के प्रकार। तो संस्था की संरचना, जो संस्था की रचना कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, उसके प्रकार क्या है। तो सबसे पहली है 3 यहाँ आपको समझनी है: सरल संरचना, अमलदारशाही संरचना और समचतुष्कोण संरचना। तो एक समय था तब राजाशाही थी अपने देश में कि राजा राज करते और उनकी मर्जी सभी जगह चलती, वो उनका आदेश ही माना जाता था। राजा ही न्याय करते थे, राजा ही सजा देते थे, राजा ही पुरस्कार देते थे, यानी दंड देना हो तो भी वो देते थे, और प्रबंधन नहीं, पुरस्कार देना हो तो भी वो देते थे। और राजा के आदेश से सभी लोगों को कर भी देना पड़ता था, राजा के पास सभी कर से खजाना भी भरा जाता था। और ये धीरे धीरे अपने वंश ऐसे ही आगे चले आते थे। पर अपने देश आज़ाद हुआ उसके बाद ये राजाशाही निकल गई और क्या हुआ, अपने आज़ाद हुए और अपना देश बिन सांप्रदायिक और अपना जो बंधारण की रचना हुई उसके हिसाब से फिर न्याय और पुरस्कार मिलने लगे। तो ये धीरे धीरे अलग अलग न्यायालय भी विकसित हुए और ऐसे जब न्यायालय जैसा उसका गौण संगठन हुए धीरे धीरे, और उसमें इन सभी व्यवहार की निश्चित प्रणाली तैयार होती गई। धीरे धीरे उसमें प्रणाली हुई कि ऐसे ऐसे रूल्स है, ऐसे रूल्स से चलना है, इस रूल्स के हिसाब से नहीं चले तो इस प्रकार का दंड होगा, इस प्रकार से चले तो अच्छे से, इससे भी अधिक अच्छा कार्य किया तो पुरस्कार मिलेगा। तो इस तरह से तो आज हम देखते हैं तो विविध प्रकार के संगठन अपने को देखने को मिलते हैं, और विविध प्रकार के सामने जो संगठन है उसमें ज़्यादातर 3 प्रकार की संरचनाओं की समझ प्राप्त करनी है अपने को। तो सबसे पहले सरल शब्द से ही पता चलता है कि वो सरल संरचना है। तो एक व्यक्ति जो होता है, ये संरचना में एक ही व्यक्ति के पास ज़्यादातर अधिकार होते हैं। ईजी कहा जाए कि एक ही व्यक्ति को निर्णय करना है और एक ही व्यक्ति के पास अधिकार होते हैं। तो ऐसी संरचना को सपाट संरचना भी कहा जाता है। ये प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। मैंने आगे भी आपको बताया था कि सरल संरचना को दूसरे कौन से नाम से पहचाना जाता है, तो सपाट संरचना के नाम से भी पहचाना जाता है। सामान्य तौर पर इसमें निर्णय लेने की सत्ता एक ही व्यक्ति के नीचे कुछ व्यक्ति कार्य करते हैं। जहाँ जिस तरीके से आपने देखे तो परिवार भी एक ऐसा ही संगठन है, और इसमें इस तरह से जो संगठन है एक ही व्यक्ति निर्णय लेता है, उसमें पीढ़ी या व्यापारी जो होता है मेन होता है उसमें, और वो व्यक्ति जो निर्णय करता है उसका अनुकरण सबको करना होता है। तो ये जो मालिक, कभी कभी व्यवस्थापक और मालिक दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, जैसे कि मालिक भी खुद ही है और व्यवस्थापन भी खुद करता है, कोई और नहीं है। जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है वहाँ क्या होता है, मालिक अलग होते हैं, व्यवस्थापन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग व्यक्तियों को रखा जाता है। पर ऐसी सरल संरचना में क्या होता है, मालिक भी खुद और आयोजक या व्यवस्थापक भी खुद ही होते हैं। तो जैसे कि कर्मचारी, ऐसी कर्मचारी पदों का श्रेणी क्रम नहिवत होता है। उदाहरण स्वरूप एक सेल्स एजेंसी वाला व्यक्ति उसकी एजेंसी का माल बेचने के लिए उसकी एजेंसी के जो एजेंसी में सेल्स एजेंट की भर्ती करता है, तब उसे सरल संरचना वाला संगठन या एजेंसी कहा जाता है। यहाँ सेल्स एजेंसी के जो मालिक या संगठन का मालिक है, व्यवस्थापक दोनों ही माना जाता है। यानी खुद को ही व्यवस्था करनी है, खुद को ही निर्णय लेने हैं और खुद को ही अपना जो बिक्री है उसको बढ़ाने के लिए जो भी डिसीजन लेने हैं, फॉलो करवाना है, वो खुद ही करेगा। जो व्यक्ति को उसने रखा है वो व्यक्ति भी उसका पालन, जो व्यक्ति भर्ती करता है, मालिक है, व्यवस्थापक है, उसका ही आदेशों का पालन करेगा। तो भर्ती किए गए जो सेल्स एजेंट बिक्री का रिपोर्ट सीधा उनको देंगे। इसमें ऐसा नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति न हो और अलग अलग लोग होते हैं, तो क्या होता है दूसरे लोगों को मैसेज पहुंचा दिया। मानो कि फॉर एग्जांपल कोई जगह मालिक है, उसके अलावा भी और कोई सत्ता पे वे लोग हैं उनके हाथ के नीचे काम करने वाले, तो कभी कभी मालिक को मैसेज नहीं पहुंचता है, उसके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों तक वो मैसेज पहुंच जाता है। तो कड़ी एक नहीं रहती है। यहाँ क्या होगा, सरल संरचना में सीधा जो भी डिसीजन है, जो भी बिक्री के रिपोर्ट है,
वो किसको मिलेंगे? जो मालिक है उसको। तो इसीलिए उसे सरल संरचना कहा जाता है। अमलदारशाही संरचना, जिस संगठन का कार्य कायदे और नियमों के अधीन औपचारिक ढांचे में कार्य विशिष्टीकरण के मुताबिक चलता हो, उसे अमलदारशाही संरचना कहा जाता है। यानी कायदे और नियम से, कायदे और नियम के अलावा नहीं, नियम में जो आता है वही करना है, कायदा है उसके हिसाब से ही चलना है, तो ये अमलदारशाही संरचना कहते हैं। कार्य करना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसमें निश्चित नियम होते हैं कि इस तरह से ही करना है। भले ना आप बिक्री और अधिक अच्छे से अपने तरीके से कर सको। मैंने आपको बताया था कि औपचारिकीकरण फॉर्मेलिटी से फिक्स है कि यहाँ से इस तरह से। कभी कभी क्या होता है, कंपनियों में ऐसा नहीं होता है, प्राइवेटीकरण जहाँ होता है वहाँ कंपनी के मालिक जो होते हैं, व्यवस्थापक होते हैं, वो सेल्स एजेंट या सेल्स बिक्री करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको कहते हैं कि आप अपनी तरीके से अपने जो अपना माल है उसकी ज़्यादा बिक्री आपके तरीके से करना। वहाँ क्या कोई ऐसा रूल्स नहीं होता है कि खाली बिक्री होनी चाहिए अच्छे से, आपके अंदर जो भी कला है उसका उपयोग करके आप उसको बेचिए। पर अमुक ये औपचारिकरण होता है, वहाँ क्या होता है, नहीं इस तरीके से ही करना है, इसमें कोई बदलाव होना नहीं चाहिए। तो ये औपचारिकरण अमलदारशाही कहते हैं। ऐसे ज़्यादातर सरकारी और सरकारी जो कचहरी होती है उसमें इस तरह से कार्य होते हैं और यहाँ हर एक की निश्चित जिम्मेदारी और अधिकार होते हैं। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी से ही व्यक्ति कार्य करेगा, जिम्मेदारी से बाहर जाकर और अधिकार से वो खुद का अधिकार होता है उसका उपयोग करता है और आदेश उसको निभाना है, जो जिम्मेदारी है उसके हिसाब से आगे से जो भी आदेश मिलते हैं वो निभाता है और निश्चित ढांचे के बाहर जाकर वो निर्णय भी नहीं ले सकता है और बहुत कम होती है स्वतंत्रता। मैंने अभी कहा कि प्राइवेट में जैसे कि कंपनियों में कहा जाता है कि आपके तरीके से, तो यहाँ सरकारी और अर्ध सरकारी जहाँ फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी कोरोना काल में स्कूल शुरू करने की बात है, तो वो स्कूल शुरू ये अपनी सरकारी अर्ध सरकारी जो स्कूल है, सभी अर्ध सरकारी कहो सरकारी कहो, कोई अपने आप डिसीजन लेते नहीं है। सरकार का जो आदेश है उसको ही फॉलोअप करना है। उसके अलावा आके निर्णय लेके बच्चों को बुलाया, जब सरकार ने आदेश दिया, लिखित में परिपत्र दिया, तब स्कूलों ने ये फॉलोअप किया। क्यों? क्योंकि वहाँ सबको चिंता तो थी बच्चों की, पर बुला नहीं सकते थे, नियम से रूल से, तो वो औपचारिकीकरण हुआ, उसके बाहर जाकर कोई निर्णय ले सकता नहीं है। समचतुष्कोण, ये इसकी सबसे बड़ी ये जो कहते हैं कि औपचारिकीकरण की ये सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जो इसमें कायदे को पकड़कर कार्य करना होता है, कायदे से बाहर जाकर कोई करना नहीं होता है। और ऐसी कब घटना घटती है तो कभी कभी क्या होता है कि कायदे में रहकर ही सबको मालूम होता है, सब कुछ पता होता है, तो भी कायदे से बाहर जाकर उसका कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जा सकता है और ऐसा प्रावधान भी नहीं है कि जो उससे बाहर व्यक्ति आके अपने आप डिसीजन ले सके। तो ये सुधारना बहुत मुश्किल है, इसमें संभव होता नहीं है कि नियम यानी नियम। अब अपने को पता है कि जो कहते हैं कि जो अलग अलग जनरल और अपने कहते हैं ना ये क्या अनामत सिस्टम अपनी, वो कितनी सबको मालूम है। ज़्यादातर लोगों को पता है कि अनामत सिस्टम से जो अमुक कैटेगरी के लोग हैं उनको नुकसान होता है। साथ में बैठते हैं, साथ में पढ़ते हैं, एक बच्चे का 90 या 99% नहीं आने की वजह से या एक आध पॉइंट की वजह से वो इतनी मेहनत करने के बाद रह जाता है और सामने 50-55% वाला साथ में बैठने वाला, तब वो अन्याय देख रहे हैं, सहन कर रहे हैं, पर उसको सुधार कर सकते नहीं है। तो ये संभव नहीं होता है, जहाँ औपचारिकरण बहुत मुश्किल है सरकार के लिए भी या सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये तंत्र नियमित ऐसा बनाया गया है पहले से, तो उसमें बदलाव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये औपचारिकीकरण है, सब जानते हैं, सबको पता है, पर वो संभव जल्दी इजीली है नहीं। इस तरह से चतुष्कोण संरचना, जिस संगठन में बहुविध जटिल और एक दूसरे पर आधारित प्रवृत्तियाँ होती हो, वहाँ सरल संकलन के लिए समचतुष्कोण संरचना ज़्यादा असरकारक बनती है। सामान्य तौर पर कॉलेज, विद्यालय, अस्पताल और विज्ञापन संगठन आदि जैसी संरचना देखी जा सकती है, जो विचार को लेन देन
करके विशिष्ट संगठनों में विशिष्ट उत्पादकों में परिवर्तित करते हैं। एक कॉलेज में विभिन्न भाग होते हैं, जैसे कि प्रशासन विभाग, हिसाब विभाग, पुस्तकालय, शिक्षा विभाग आदि। इसके अलावा कॉलेज में कोई पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम को उस कॉलेज का उत्पादन माना जा सकता है, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी आदि सब होता है, जैसे अभ्यासक्रम। तो ये इस प्रकार के संगठन में कर्मचारी की दुगनी जिम्मेदारी होती है। उसमें बीए, एमए, मनोविज्ञान के छात्रों को और कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री को जवाबदेह होता है, और मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष को, एचओडी को जो जवाबदेह, यानी कि जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी और उस तरीके से एमए, एमकॉम, तो उसमें अलग अलग विषय है, जैसे कि गुजराती है, साइकोलॉजी है, तो वो सभी एक साथ है। तो कॉलेज है, पर कॉलेज में भी अलग अलग सब्जेक्ट है, तो कॉलेज के भी प्रिंसिपल होंगे, पर जो सब्जेक्ट है उसके एचओडी होंगे। तो ये सम चतुष्कोण इस तरह की संरचना होती है, और उसमें वो व्यक्ति एचओडी जो होता है, मानो कि बीए और बीएड और एमएड सभी के विषय जो मानो कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट है सभी में, तो उसके एचओडी कोई एक व्यक्ति होंगे, और वो सभी साइकोलॉजी का बीए, एमए और एमएड सभी में साइकोलॉजी का हैंडलिंग वो संभालेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग विषयों का ये संगठन होता है, समचतुष्कोण संगठन। इस प्रकार की जो संरचना है असरकारक स्वरूप में कार्य सौंपने में सफल साबित होती है। तो कभी कभी विशेषज्ञ जो होते हैं, मानो कि एक कोई साइकोलॉजी के विषय के जो अंदर दूसरे विशेषज्ञ होंगे, उनके बीच संघर्ष सत्ता के लिए होता है कि मैं हेड बनूं, इस तरीके से। तो ये हुआ समचतुष्कोण संरचना। व्यवस्थापक के कार्य है, सबसे पहला कार्य है आयोजन। कार्य किसी भी संगठन को शीर्ष नेतृत्व और चाबीरूप प्रमुख व्यक्ति या संगठन जो होता है उसके नीति विषयक निर्णय लेता है, और उसे व्यवस्थापक कहते हैं। विद्यालय के ट्रस्टी और आचार्य श्री विद्यालय में व्यवस्थापक माने जाते हैं। उस तरीके से उस व्यवस्थापकों के बिना कोई भी संगठन कार्यान्वित नहीं हो सकता है। और कुछ मुख्य कार्य होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रिंसिपल सर है या ट्रस्टी है, तो वो निर्णय करते हैं कि स्कूल में कैसे बच्चों को बुलाना है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स नहीं करते हैं। आप लोगों को अभी बुलाना था, संख्या अपनी स्कूल की ज़्यादा थी, कोई स्कूलों में तो एक ही वर्ग थे। बहुत सारी ऐसी स्कूल होंगी कि जहाँ एक ही क्लास 12वीं का होगा, एक ही क्लास 10वीं का होगा, और एक ही क्लास 11वीं का होगा और 9वीं का। तो वो लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, अपना क्या हुआ, बदलना पड़ा। किस तरह से, समय को। क्यों, ये डिसीजन कौन ले सकता है, प्रिंसिपल या व्यवस्थापक जो होते हैं वो। तो उनका फॉलो अपने को करना है, तो उनके अंदर जो उनका कार्य क्या है व्यवस्थापकों का, तो सबसे पहला आयोजन है। आयोजन में कुछ लक्ष्य सिद्ध करने के लिए आयोजन करना, बहुत हासिल करना जो लक्ष्य को, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये व्यवस्थापक की जिम्मेदारी होती है कि आयोजन में ध्येय की समझ या परिभाषा उनको स्पष्ट होनी चाहिए कि ये ध्येय है अपना। उनकी समझ उनके मन में होनी चाहिए कि स्कूल चलानी है, किस तरह से चलानी है। अभी कोविड है, उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई भी न बिगड़े, सोशल डिस्टेंस का पालन हो, तो ये ध्येय उनके मन में क्लियर है। ये तो क्लियर ही है, पर कहने का मतलब ये कोई भी दूसरी परिस्थिति हो तो उसमें पहले ध्येय क्लियर होना चाहिए। और रास्ते या तरीके उनको निश्चित करने होते हैं कि इस तरीके से अपने यहाँ निश्चित किया गया कि चलो एक क्लास में के जो संख्या के आधार पर 2 वर्ग कर दिए गए, और हर बच्चों को एक साथ नहीं बुलाया, नहीं तो 10वीं और 12वीं को एक साथ बुलाते तो अपने साथ में सबको बिठा सकते नहीं है। तो भी साइंस के भी थोड़ा बहुत डिफरेंट समय रखा गया, क्योंकि अपनी तो क्लास ही इतनी सारी है, तो उतनी 2-2 करेंगे तो पूरी बिल्डिंग में कोई जगह सबको बिठा नहीं पाएंगे, खाली 10वीं और 12वीं को भी, बाकी बच्चों की तो एक साइड बात रही। तो ये सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं रहेगा, और ये सभी उसको ध्यान से हो सकता है। तो रास्ते और तरीके अपनाए जाते हैं अलग अलग, और संगठन के कार्य कर रहे कर्मचारियों की विभिन्न प्रवृत्तियों का जोड़ती एक विस्तृत योजना बनाना आदि उसका समावेश, यानी योजना। अपने स्कूल ने जो योजना, व्यवस्थापक है प्रिंसिपल सर, उन्होंने ये पूरी योजना बना दी, या प्रिंसिपल के साथ साथ दूसरे और सदस्य जो व्यवस्थापन संभालने होंगे उन्होंने, तो ये योजना हुई। तो उसको सफल करने के लिए फिर संगठन होना चाहिए। तो संगठन भी जिम्मेदारी है, विभिन्न प्रकार कर्मचारी जो होते हैं उनकी भूमिका होती है, जिम्मेदारी जो निभाते हैं,
तो पूरा संगठन है, ध्येय है, लक्ष्य है, उसको पूरा करने में वो सफलता मिलती है। कौन क्या कार्य करेगा, कार्यों का वर्गीकरण होगा, किस तरह से करेगा। जैसे कि पूरे सभी कर्मचारी गण हैं तो उनमें से बोला गया कि सामान्य प्रवाह के सभी टीचर्स या सभी जो कार्य उस फील्ड में करते हैं वो लोग इतने टाइम में आएंगे, क्योंकि सबको एक साथ बुलाएंगे तो अपना तो स्कूल में अपने कहा जाए एग्जाम्पल कि बहुत सारा इतना स्टाफ भी है तो सोशल डिस्टेंस नहीं रहेगा। तो क्या होगा, ये आयोजन किया गया और संगठन सब फिर उनको फॉलो करने लगे कि नहीं, ये अपने ये टाइम पे अपना काम करना है, अपने को ये टाइम पे काम करना है। तो ये क्या कौन करेगा उसके लिए निर्णय लिए जाते हैं और सभी प्रश्नों और उसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियों जो होती है उसकी स्पष्टता की जाती है। भर्ती और नियुक्ति, व्यवस्थापक है, कर्मचारी की पसंदगी और नियुक्ति भी उसमें समाहित होती है। सभी कार्यों के लिए और सभी व्यक्ति की पसंदगी करने के लिए कार्य विश्लेषण और आधाररूप पसंदगी जैसी पद्धति उपयोग किया जाती है। कुशलता होती है व्यक्ति के अंदर और समय समय पर उनको प्रशिक्षण कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको आगे भी बताया था कि सभी कंपनी कहो या सभी जैसे कि या तो स्कूल की बात अपने कर रहे थे संगठन की, पर मानो कि कोई व्यक्ति को नया ही व्यवसाय शुरू करना है तो उसमें तो फिर कर्मचारी है नहीं, तो जैसे जैसे कार्य के लिए मानो कि कोई व्यक्ति को नई स्कूल ही शुरू करनी हो, वो भी एक प्रकार का संगठन है। तो स्कूल शुरू करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, तो व्यवस्थापन सभी करना पड़ता है कि कर्मचारियों की पसंदगी करनी पड़ती है। मानो कि उसमें पढ़ाने के लिए टीचर्स की पसंदगी, ऑफिस में वहीवटी कार्य के लिए प्रशासन विभाग के लिए जो क्लर्क की पसंदगी। भर्ती नियुक्ति मैंने बोल दिया कि भर्ती करनी पड़ती है और समय समय पर उनको कुशल प्रशिक्षण भी देना पड़ता है। नेतृत्व, उसमें विविध प्रवृत्तियों का संकलन जरूरी बन जाता है। नेतृत्व, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति नेतृत्व करता है और कोई भी व्यवस्थापकों को आगवानी या नेतृत्व दिया जाता है संकलन करने के लिए, संगठन को अच्छे से चलाने के लिए। तो वो भी जिम्मेदारी है और लोगों को प्रेरित करना और उसकी प्रवृत्तियों को सही दिशा देना, प्रत्यायन की सबसे असरकारक पद्धति का विकास करना, संघर्ष निवारण के नए तरीके ढूंढना और सभी प्रकार का समावेश होता है। तो ये कहते हैं कि जो नेतृत्व, कोई एक व्यक्ति का नेतृत्व होना चाहिए तो अच्छे से जो कार्य है वो सिद्ध होता है। तो ये नेतृत्व संकलन करके, सभी लोगों के साथ संकलन करके व्यक्ति नेतृत्व करता है अच्छे से, तो वो जो लक्ष्य है वो हासिल होता है। नियंत्रण भी होना चाहिए। कभी कहते हैं कि संगठन के लक्ष्य तय किए जाते हैं, फिर उसके साथ साथ योजना बनाई जाती है, संरचना की व्यवस्थाएं बनाई जाती है और पसंदगी भी हो गई। उसके बाद सभी को एक दूसरे को जोड़ के रखने के लिए उसके बाद ये नियमन या नियंत्रण करके उसके अपेक्षित स्तर का कार्य करवाना होता है, जो निश्चित किया जाता है कि लक्ष्य है तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो कुछ नीति नियम भी होते हैं तो वो उसको भी आवश्यकता उसकी भी होती है। तो कर्मचारी किसी रूप में अपने कार्य के स्तर में नीचा दिखाई देता हो तो संगठन उसके सही मार्गदर्शन के लिए पद्धति ढूंढते हैं, नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण में कर्मचारी की प्रवृत्तियों की तुलना, मूल्यांकन और नियमन का समावेश किया जाता है। पुरस्कार भी दिया जाता है और शिक्षा की युक्ति भी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अच्छे से पढ़ा नहीं रहा है तो उसके लिए फिर ट्रेनिंग की पद्धति की जाती है, सजा भी दी जाती है, दंड भी दिया जाता है। कोई ध्यान नहीं देता हो तो उस तरीके से कोई, और मानो कि अमुक नियंत्रण हर एक जो भी संस्था है, कोई भी स्कूल है या प्राइवेट है संस्था है तो उसमें भी कुछ रूल्स रेगुलेशन नियंत्रण होते हैं, तो वो आवश्यक है तो लक्ष्य को अच्छे से सिद्ध किया जा सकता है। तो इस तरीके से आज अपने ने देखा ये व्यवस्थापन के कार्य। इसके बाद वाले वीडियो में अपने देखेंगे, गुड बाय बच्चों।